नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो गए आई थिंक। पहला वीडियो हमने पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन शुरू किया, जिसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ रखा था। परावर्तन के बारे में कुछ वर्ड्स जान चुके थे, कुछ परिभाषाएं जान चुके थे। अगला ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 के नाम से आएगा, जिसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिए थे और पढ़ लिए थे प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, उनको जान लिए। क्लियर है आप लोग में? अब हम लोग आज वीडियो दूसरा देख रहे हैं, दर्पण क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए करियर गाइड के साथ। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 10th और 9th जो घर बैठे स्टूडेंट हैं, जो कहीं कोचिंग नहीं जा सकते हैं, फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो करियर गाइड के चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बेहतर नंबर के साथ अपने एग्जाम्स को भी पास कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के साथ, साथियों संगतियों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, अगर आप कटिहार के निवासी हैं, आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं क्लास, तो डीएस कॉलेज के पास आप आइए और कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ कॉल करिए, आप करियर गाइड के इंस्टीट्यूट पर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज का टॉपिक है मिरर क्या है। तो मिरर के बारे में जानते हैं। मिरर एक सामान्य सी परिभाषा, मिरर एक अत्यधिक चिकनी सतह वाली वस्तु है जिनसे होकर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव है। क्लियर है? क्योंकि हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन चिकनी या चमकीली सतह से होती है। जाहिर सी बात, होती तो परावर्तन सभी जगहों से, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से होती है? चिकनी या सतह से, चमकीली सतह से। और चिकनी और चमकीली सतह, उनमें भी से कौन सा होता है? दर्पण। जिस दर्पण में आप सुबह सुबह अपना चांद वाला मुखड़ा देखते हैं, वो दर्पण क्या कहलाता है? चिकनी सतह कहलाता है। सबसे चिकनी सतह दुनिया में, अगर सबसे चिकनी सतह है तो वो क्या है? दर्पण। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है किसे? तो वो दर्पण को। ठीक है, इसलिए दर्पण का परिभाषा सामान्य होगा, एक अत्यधिक चिकनी सतह वाली वस्तु है जिनसे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव हो चुका है। परावर्तन को हमने जान चुका था, प्रकाश जब एक माध्यम से आती है और पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या शॉर्ट में एक लाइन में डिफाइन करें तो कह सकते हैं क्या? प्रकाश के एक ही माध्यम में लौट आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए, दर्पण का दूसरा पॉइंट कहता है, दर्पण का एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है। बोले तो वो क्या होता है? कलई किया हुआ होता है, कलर किया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के अगर दोनों हिस्से को दोनों हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन हम सामने वाली चीजों को देख पाएंगे, अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। इसलिए उसके पीछे जो है क्या होता है? कलर क्या होता है? केमिकल पॉलिश्ड से। ठीक है, आइए अब जानते हैं दर्पण के। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ मिरर बट ऑल्सो 1 टाइप इज अनदर। हमने लिखा कि दर्पण के 2 मुख्य प्रकार हैं, जबकि एक तीसरा और भी है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण के कितने मुख्य प्रकार हैं, आप 2 लगाइएगा, जो कि है समतल और गोलीय दर्पण। अगर आपसे सीधा का सीधा पूछता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में अगर 3 है तो आप पहले टिक 3 करिए। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के दर्पण कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन मुख्य की बात करें तो ये 2 ही होते हैं। तो इन तीनों को जान लेते हैं। हमने तीनों लिख रखा, इनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 11th-12th का टॉपिक है। इलिप्स वाले टॉपिक में आप इस चीज को पढ़ेंगे, इलिप्टिकल फॉर्म में होता है। जानते हैं समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और परवलयिक दर्पण क्या होता है। ये 3 टाइप है दर्पण की, 2 मुख्य, समतल और गोलीय। समतल दर्पण बोलते हैं परावर्तक, आपको फिगर में दिख रहा होगा और क्लियर कह सकते हैं सर। समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह कैसा है? समतल। और परावर्तक सतह किसे बोलते हैं? तो भाई साहब, परावर्तक सतह उसे बोलते हैं जिन सतह पर प्रकाश आकर क्या होती है? टकराती है और वहां से प्रकाश लौटना शुरू करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ये बना दें और इधर कलर कर दें, तो प्रकाश इधर तो नहीं आने वाली है। कोई भी आदमी इधर से चेहरा देखेगा? नहीं देखेगा। आप चेहरा देखना चाहिएगा इधर से, है ना? आप चेहरा देखना चाहिएगा इधर से। और सुबह सुबह उदास है तो उदास है, अगर खुश है तो खुश है, क्योंकि चेहरा आप इधर देखना चाहेंगे। कोई आदमी अगर बोले कि नहीं हम चेहरा इधर से देखेंगे, तो वो तो समझ लीजिए पागल ही है, क्योंकि चेहरा इधर से देख ही नहीं सकते हम लोग। तो जिधर से हम चेहरा देख सकते हैं, इधर से प्रकाश की किरणें परावर्तित नहीं होने वाली है। पीछे से कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो इधर से देखिए, मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? इस परावर्तक सतह पर बना। तो जिधर हम चेहरा देख लें, ये हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह कहाँ है? ऊपर सी बात है। और ये परावर्तक सतह आपको कैसा दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लेन मिरर। ठीक है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा, उसे कहेंगे समतल दर्पण। परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, हम टॉपिक को यहाँ समझाएंगे, केवल पॉइंट को। परिभाषा अगर लिखते हैं तो टाइम भी बर्बाद होगा और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आप लिखिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और नोट याद रखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्योंकि त्रिज्या उसी चीज की होती है जो क्या हो? कहीं ना कहीं कर्व हो या सर्कुलर शेप में हो। क्या आपको समतल दर्पण कर्व दिख रहा है? नहीं, मतलब सेंटर भी नहीं होगा, उसमें त्रिज्या भी नहीं होगी। उसकी त्रिज्या तो होती है क्या? अनंत। ऐसा कहा जाता है कि जब इस समतल दर्पण को और काफी बड़ा अगर होता तो अनंत में जाकर कहीं यह मिलता हुआ प्रतीत होता, इसीलिए इसकी त्रिज्या क्या बोली गई है? अनंत। दूसरे गोलीय दर्पण जानते हैं। गोलीय दर्पण ये 2 तरह से होते हैं।
कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगेन दो दर्पण, तो एक तो दर्पण वो होंगे जिनके अंदर वाला भाग कलर किया हुआ होगा, और एक तो वो होंगे जिनके बाहर वाला भाग कलर किया हुआ। आप चाहें तो ये दरअसल एक सर्कल का ही प्रकार है, हमें जितना समझना होता है उतना लिखते हैं, आप चाहें तो इन्हें मिटा सकते हैं। अब समझ गए होंगे कि ये दर्पण कहीं ना कहीं समतल दर्पण का हिस्सा था, ये गोलीय दर्पण का हिस्सा था। आप इसे इरेज कर लीजिए। अब आप आसानी से कह सकते हैं इनके जो दो टाइप हुए, एक को अवतल बोला, एक को उत्तल बोला। अवतल उससे बोलेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, धंसा होगा। आपको दिख रहा होगा क्या प्रकाश इधर पड़ेगी? नहीं, प्रकाश कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। इधर से इधर की बात करें तो प्रकाश सर यहाँ पड़ने वाली है, क्योंकि बाहर क्या हुआ है, कलर क्या हुआ, क्या प्रकाश वहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। यानी परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, इसलिए लिखा जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा उस दर्पण को क्या बोलेंगे? तो अवतल दर्पण बोलेंगे, इंग्लिश होगा कॉनकेव मिरर। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण के लिए आपको दिख रहा होगा क्या प्रकाश अंदर से पड़ेगी? नहीं, प्रकाश कहाँ पड़ेगी? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ की बात करें तो प्रकाश यहाँ पड़ने वाला है, यहाँ पड़ने वाला है, यहाँ पर। मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, आपको दिख रहा है बाहर की ओर है, यानी उभड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। आई थिंक दर्पण समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हम समझते हैं क्या, तो इमेज क्या है। फिर इमेज प्रतिबिंब जब जान लेंगे तब पढ़ेंगे प्रतिबिंब कौन से दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? चलिए इसको रफ कर रहे हैं। और ये परवलयिक दर्पण जिसको आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर केवल नाम जानना है, ठीक है। तो इमेज को इधर पढ़ा सकते हैं, आ रहा है इधर। चलिए इमेज को देखते हैं क्या होता है। इमेज हिंदी बोले तो प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब को जानने से पहले एक दर्पण के बारे में कंप्लीट डिस्कशन देख लेते हैं। दर्पण कैसा होता है। कोई भी एक दर्पण उठाते हैं हम लोग, जिससे अवतल दर्पण को उठाए। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे बोलेंगे? जिस दर्पण का बाहरी सतह क्या क्या हो, कलई किया हुआ हो, पॉलिश्ड हो, उसे क्या बोलेंगे? अवतल। अच्छा, दर्पण के बीच एक सेंटर होगा, हमने एक सेंटर से पास कराई एक लाइन, जिसे क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। याद रहिए दर्पण है तो कहीं ना कहीं सर्कुलर होगा। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। तो मान लेते ये क्या होगा इसका सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेंटर से किसी सर्कल के परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अगर हमने एक सर्कल खींचा, यहाँ बना दिया सेंटर, ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। नहीं कहलाएगी? फिर से देखिए, ये सेंटर होगा तो ये दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। नहीं कहलाएगी? अच्छा, अगर हम आधा मिटा दें और इधर कलर नहीं कर दें, क्या ये अवतल दर्पण बना? बना अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण बना, अगर अवतल दर्पण बना तो इसका ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा ना। कहाँ से था? ये सेंटर था। यानी और दर्पण के जिस बिंदु से ये पास करती है ना बीच से, इसे हम लोग नाम देते हैं ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश होता है इसका पोल, हिंदी में कहेंगे इसे ध्रुव, ठीक है। तो क्या यह कहना उचित होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं? कहना सही होगा? बिल्कुल सही। तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा आप याद रख लीजिएगा यहीं पर। अगर फिगर आपको याद है, बार बार कह रहा हूँ, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको याद होनी चाहिए। तो ये दूरी क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। ये दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या के लिए परिभाषा बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब मान कर के देखिए, आपने यहाँ पर कोई डॉल रखा, एक डॉल रखा, ठीक है, ये डॉल है। अब इस डॉल को आपने समतल अवतल दर्पण के सामने रखा। हमने परावर्तन के नियम से पढ़ा था कि जब तक कोई वस्तु का परावर्तन नहीं होगा हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़, अगर आप मुझे देख रहे हैं, इसका मतलब है इस लाइट की रोशनी मुझ पर पड़ रही है। आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन इज गोज योर आइज, देन यू कैन सी मी, ठीक है। मतलब प्रकाश का परावर्तन आई मेरे शरीर पर, यहाँ से परावर्तन के बाद आपकी आंख पर गई, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करना चाहूँगा, ये आप सबको दिख रही है क्योंकि प्रकाश इस पर पड़ रही है, इस मार्कर पे, और इस परावर्तन के बाद आपकी आंखों तक जा रही है। अगर मैंने आपके आंखों तक जाने के लिए परावर्तन को रोक दिया, आप समझ सकते हैं, रोक दिया, तो ये आपको मार्कर नहीं दिख रही होगी अब, क्योंकि मार्कर पर तो अभी रोशनी पड़ रही है ना, रोशनी तो अभी पड़ रही है, लेकिन इनसे जाने वाली यानी परावर्तित किरणों को मैंने आप तक जाने से रोक दिया। यानी देखना तभी संभव जब परावर्तन हो। इस डॉल को अगर आपको देखना है, इस डॉल का कहीं ना कहीं इमेज अगर बनेगा, इस डॉल का परावर्तन होना जरूरी है। इस डॉल का रिफ्लेक्शन इस दर्पण से होना जरूरी है।
इसीलिए हम इसे देख पाएंगे। क्लियर है? तो मान लीजिए डॉल है, एक डॉल पर क्या पड़ेगी? लाइट। इधर कहीं भी सन मान सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे सन बना लीजिए, ठीक है। इस सन से डॉल पर लाइट पड़ी। अब इस डॉल को देखना संभव है। सपोज करते हैं अगर दर्पण रखते हैं सामने, इस डॉल से लाइटें निकली, इस दर्पण पे टकराई, और टकराने के बाद ये वापस लौटेगी ना? बिल्कुल लौटेगी। और याद रहे जिस जिस बिंदु पर ये कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, नॉट दूरी, ओनली फोकस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? फोकस। अब बताइए, ये तो रहा फोकस। अच्छा, ध्रुव से लेकर फोकस की दूरी को अब फोकस दूरी कहेंगे। दूसरी बात, दूरी जब भी नापी जाएगी किसी भी दर्पण में, हमेशा दूरी ध्रुव से नापिएगा, ठीक है। पहला, दूरी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहें। दूसरा, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। फोकस को हमने बड़ी एफ से दिखाया है, जबकि फोकस दूरी को हमने फोकल डिस्टेंस जिसको बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? छोटी एफ से डिनोट करेंगे। आप यहाँ पर 2-3 परिभाषा लिखा सकते हैं, याद रख सकते हैं। पहला, वक्रता त्रिज्या किसे बोलेंगे? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जबकि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है? और ये क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? जो कि वह रेखा, प्रधान अक्ष वह सीधी रेखा होती है जो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत? वो क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष। इस रेखा का नाम होगा प्रधान अक्ष। इंग्लिश होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आइए इमेज के बारे में। इमेज कहता है कि जब प्रकाश की किरणें या किसी वस्तु से परावर्तित किरणें किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हमने एक नया वर्ड जिक्र किया, काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ तो काट रही है। अब काटती हुई मालूम पड़ने का मतलब क्या होगा? कि काल्पनिक रेखा के जरिए। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है वो लाइनें काट रही है। अगर यह दर्पण कैसा होता? अगर यह दर्पण उत्तल होता, चलिए उत्तल दर्पण को भी समझते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का भीतरी भाग क्या होगा? कलर क्या होगा? एक लाइन बना लीजिए जो क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है ध्रुव होगा, और इनका कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ा हुआ, इसलिए सेंटर इसका इस तरफ होगा, ठीक है। अब इसी डॉल को यहां पर रखिए। अब इस डॉल से रोशनी निकली, इस दर्पण पे टकरा गई, ठीक है। और ये क्या होगी भाई साहब? कर्व होने के कारण आपने अनियमित परावर्तन में देखा था कि वस्तु इधर उधर फैल चुकी थी, इसका परावर्तक। तो ये इस तरफ फैल गया, लाइट आई चल गई उस तरफ। तो हमने अभी प्रतिबिंब की परिभाषा से पढ़ा कि प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ेगी। यहाँ तो काट ली, यहाँ अब क्या संभावना लगता है कभी काटेगा जा करके? क्योंकि इसके लिए प्रधान अक्ष तो ये है, प्रधान अक्ष को तो काटना चाहिए, लेकिन प्रकाश की किरणें तो जा रही है उस तरफ, मतलब उत्तर दक्षिण की बात होगी। हम है उत्तर, वो है दक्षिण। काटने के लिए इसको इस तरफ मुड़ना होगा, तभी तो काटेगी प्रधान अक्ष को। लेकिन इस तरफ मुड़ रही है क्या? नहीं, किरण तो उस तरफ जा रही है। क्या तब इसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों प्रतिबिंब। इसीलिए हमने बोला कि मालूम पड़ती है। कैसे? आप मान लीजिए इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। दरअसल ये वीडियो मिरर और इमेज वाला टॉपिक का है, कि लाइन नहीं के कारण, बिजली नहीं रहने के कारण हम उसे शूट नहीं कर पाए थे, इसलिए दूसरा दिन शूट करके उसे एडिट करके डाला गया है। तो आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वहीं से शुरू होगा, इमेज से। दर्पण हम लोग समझ चुके थे पिछले क्लास में, और दर्पण को एक पूरा का देखे तो दर्पण को पूरा का पूरा एक दर्पण, हमने एक अवतल दर्पण लिया था और बताया था कि अवतल दर्पण के कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर। जहाँ कटता है इसे पोल बोला जाता है, सूचित करने के लिए इसे पी से लिखते हैं, इसका हिंदी होता है ध्रुव। क्लियर है? और ये पूरा का पूरा लाइन कहलाता है प्रधान अक्ष, हमने ये जान चुका था। प्रधान अक्ष, इंग्लिश इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है? ये कर्व है, कहीं ना कहीं इसका सर्कल बीच में होगा, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने जाना था कि अगर इसके सामने एक डॉल को रखते हैं तो इस डॉल से रे निकली, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर कट करती है, इसे हम लोग क्या नाम बोलते हैं? फोकस। दरअसल इमेज और फोकस का परिभाषा सेम है, ठीक है। फोकस का भी परिभाषा बोले लिखें तो आप लिखेंगे कि अनंत से आती हुई कोई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। और अगर कटती हुई मालूम पड़ती है तो भी उसे क्या बोलेंगे? फोकस। लेकिन इसे इमेज में यूज कर लिया जाता है। तो मानिए ये किरणें यहाँ से निकली, ये आ गई,
ये तो हो गया अवतल दर्पण में। अब कटती हुई मालूम कैसे पड़ती है, आप अगर उत्तल दर्पण में देखें, ये रहा उत्तल दर्पण का फिगर, ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कर्व इस तरफ से है, मतलब इसका सेंटर कहीं ना कहीं क्या होगा, इधर होगा। अब एक डॉल यहां पर भी बनाइए, अब इस डॉल से किरणें आई, ये इधर लौटेगी नहीं, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ एरिया है, कर्व एरिया है, इसलिए ऊपर चली जाएगी। दरअसल हमें कट करना है, क्योंकि फोकस तभी तो कहलाएगी, प्रधान अक्ष को कट करेगी। तो जब इसे काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो पता चलेगा प्रधान अक्ष को जिधर कलई किया हुआ भाग है अंदर की ओर कट करेगी, मतलब ये रहा फोकस। अब वास्तविक रेखा और काल्पनिक रेखा में तो अंतर जानते होंगे, डॉटेड लाइन को काल्पनिक रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये रहा फोकस, और इसे में जाना फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं, ठीक है। ये था यहाँ से यहाँ तक आर वक्रता त्रिज्या, और ये था छोटी दूरी एफ। इसमें भी ये छोटी दूरी एफ कहलाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, आर। क्लियर, इतना हमने समझ चुका था, फोकस समझ लिया था, फोकस दूरी समझ लिया था, वक्रता समझ लिया था, और वक्रता त्रिज्या समझ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इमेज की परिभाषा क्या होगी, इमेज के लिए हम एक लाइन लिख पाएंगे। इमेज की परिभाषा कहेंगे अनंत से आती हुई कोई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इसे रफ कर रहा हूं, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, यानी उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई प्रतिबिंब की परिभाषा, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने देख लिया प्रतिबिंब प्रतिच्छेद करती है, और करती हुई मालूम कहाँ पड़ती है, तो अवतल दर्पण में आप देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होता है, क्योंकि पूरी तरह से कट जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। अब आइए, ये दर्पण हो गए। अब दर्पण प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। क्वेश्चन बनता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, और इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, और वो दो प्रकार कौन कौन से, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला प्रतिबिंब होगा आपका वास्तविक, और दूसरा होगा काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश बोला जाए तो इसको रियल इमेज, और दूसरा होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ये दो इमेज हो गए, दो प्रकार। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और इन दोनों के बीच मुख्य अंतर भी, जो एग्जाम्स में 5 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है वो 5 मार्क्स का होगा, और छोटा होगा तो 2 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए, और रियल इमेज को लिखें, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए परिभाषा सेम होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है, और लेकिन इसमें करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना, इसी बात को लिख रहे हैं। आंसर होगा अनंत से आती किरणें
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, कॉमा, कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। रियल इमेज यानी क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, या रियल इमेज कहते हैं। ये तो परिभाषा, ठीक है, रियल इमेज। और इसकी परिभाषा लिखें तो अनंत से आती हुई कोई किरणें अनंत से आती हुई कोई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को, प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, कॉमा, क्या कहलाता है? वर्चुअल इमेज कहलाता है। वर्चुअल इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत? ये तो हो गया एक पॉइंट। आप इसे अंतर में भी यूज कर लीजिएगा, ये दोनों की परिभाषा होगी, ठीक है। अगर इनकी और बात किया जाए, इनका फिगर को देखा जाए, तो आप कहेंगे सर फिगर तो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। ये किरणें आई, कट गई, ये फोकस कहलाएगा, ये कहीं ना कहीं सी है, ठीक है। ये भी किरणें आई, ये भी फोकस पर कट कर गई। यहाँ कट कर रहा है तो ये कैसा इमेज होगा? तो यहाँ पर जो बनेगा ये तो फोकस की परिभाषा हुई, लेकिन आप यहाँ कह सकते हैं ये क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब कैसी रेखाओं से बनी है? तो आप कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं से बनी है, या यह प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखा से बनती है, ठीक है। अगर हम इधर की बात कर लें, काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ आ रहा है आप लोग को? चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को देखें, तो इनमें सामान्यतः ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण में? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ तक किरणें आई, ये टकरा के वापस चली गई, लेकिन ये कट रहा है यहाँ पर। यहाँ से किरणें आई, ये टकरा करके वापस चली गई, लेकिन कट कर रहा है यहाँ पर। तो आपने देख रखा है ये दोनों कट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? फोकस, ये कहीं ना कहीं सेंटर। इमेज तो यहाँ भी बनेगा, तो ये कैसा इमेज बनेगा? ये आपको बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं से बनती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक रेखा से बनती है।
2 पॉइंट हो गए इसमें। और इसके अंतर की बात करें तो आपको दिख रहा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है, नहीं, और सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, और ये रहा काल्पनिक प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या ये पॉइंट लिखना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। तो कहेंगे दूसरा तीसरा पॉइंट कि काल्पनिक प्रतिबिंब सॉरी ये तो वास्तविक प्रतिबिंब था। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आपको फिगर याद है, फिगर देखकर आप 2 पॉइंट लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिगर बनाना और फिगर को याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें पॉइंट हो सकता है क्या कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। 3 अंतर हो गए। बाकी 2 अंतर और भी हैं इनके। अंतर तो बहुत सारे लिख सकते हैं, 2 मेजर अंतर और लिख सकते हैं इसमें। क्या कि आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस बात को लिखिए। बाकी इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम होगा किरण आरेख, रे डायग्राम। उनमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, कि क्यों क्यों उल्टा और क्यों सीधा बनता है। एक पॉइंट लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब। यहां तक दिख रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा यानी इन्वर्टेड। जबकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। सीधा को इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट, सीधा होता है। एक और आप जाने होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं। क्योंकि प्रतिबिंब अगर वास्तविक ना हो तो उसे ऑन द स्क्रीन आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक रूप से बनेगा, और ये काल्पनिक जो है ये इमेजिनरी है। इमेज आप इसे केवल एज्यूम कर सकते हैं, आप इसे महसूस देख तो नहीं सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ बन गया। अब बताइए, अनुमान वाले चीज़ को क्या आप किसी पर्दे पर दिखा सकते हैं? नहीं। आपको अनुमान है कि आज से 4 साल बाद कुछ हो रहा है, या आपने कुछ सपना देखा, क्या उसको स्क्रीन पर दिखा पाएंगे लोगों को? नहीं। आपने सामने देखा तो आप जाकर दिखा सकते हैं, देखो भाई वहाँ एक्सीडेंट हुआ, यानी ये वास्तविक घटना है। जो घटना आपने दिमाग में इमेज कर लिया, जिसको आप बोलते हैं हेलोजिनेशन, कुछ होता है वर्ड हेलोजिनेशन। आप मूवी देखे होंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें हेलोजिनेशन बताया जाता है ना। तो हेलोजिनेशन अगर आपके दिमाग में चल रहा है यानी इमेजिनरी चीज़ है वो, यानी आप उसको कल्पना कर लिए, ठीक है, कि आप कल्पना कर लिए कि मुझे बड़ी सी फैक्ट्री है, मुझे मेरे साथ मर्सिडीज कार है, BMW कार है, तो आप उसको दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे? कैसे दिखा पाएंगे? आप बोलिएगा मेरे पास कार है, कहाँ से? इमेजिनरी कार है, कैसे दिखाइएगा? नहीं ना। बोलेगा मेरे पास हमने मुंबई में एक फ्लैट ले लिया है, इमेज कर रहे हैं आप। मान लो, सोच लो कि माना कि ये ऐसा होता है, आप माने गए चीज़ को या कल्पना किए गए चीज़ को आप पर्दे पर नहीं दिखा सकते। उसका फोटो खींच पाएंगे? नहीं। सपने आपने पढ़ी देखी, उसका फोटो है आपके पास? नहीं। आप मंदार हिल पर्वत गए होंगे घूमने, तो वहाँ फोटो जरूर खिंचाएंगे, क्योंकि वो वास्तविक चीज़ थी, आपने उसका फोटो क्लिक कर लिया। इसलिए ये कहना सही होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दिख रहा है जी यहाँ तक? नहीं दिख रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है, एक लाइन और लिख पाएंगे हम? ठीक, देखिए एक अंतर और कि जब आप इमेज पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ये प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, जो किरण आरेख में हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसका अगला टॉपिक जो आएगा पार्ट 3 में आप देखेंगे किरण आरेख, और ये प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में बन जाता है। आप फिलहाल अभी लिखने के लिए लिख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब, या सीधा लिखिए यह प्रतिबिंब अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण में बनता है। अवतल तथा उत्तल तथा दोनों प्रकार के दर्पण में बनता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है दर्पण इमेज वाला, प्रतिबिंब वाला। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके बीच क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, प्रतिबिंब को परिभाषित करिए या फोकस की परिभाषा लिखिए, दोनों एक ही चीज़ आप लिख पाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों के बीच अंतर लिखिए। तो इन दोनों के बीच ये सामान्य सा अंतर 5 से 6 पॉइंट आप लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिला जाए, 5 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, याद रहे, फिगर जरूर बनाइएगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप इनमें से कोई 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। 3 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखिएगा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखिएगा, 2 मत लिखिएगा। ऐसा नहीं 2 नंबर है तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे, 3 लिखिएगा कम से कम। तो यहाँ से आपका आई थिंक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा किरण आरेख आएगा। हमें आशा है कि वीडियो आपको समझ में आती होगी। अगर आपको समझ में आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।